सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल स्टडीज का चैप्टर 10 जो कि है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। तो आज हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं हमारी डेमोक्रेसी कैसे, जो ये हमारा भारत है ये कैसे रन होता है, कौन लोग इनको चलाते हैं, और ये पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है यहाँ पे, तो वो कैसे चलता है, हमारा गवर्नमेंट कैसे चलती है, वो हम यहाँ पे आज जानेंगे। तो मेनली इस चैप्टर में जो हमें सीखने को मिलेगा वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जानने से पहले गवर्नेंस जानना जरूरी है। तो हमें गवर्नमेंट की नीड क्यों है ये भी हम जानेंगे, और साथ ही साथ जो हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या, आपने कभी ना कभी डेमोक्रेसी ये वर्ड आपने सुना होगा, तो इसका मीनिंग क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो चले आते हैं इंट्रोडक्शन में। तो देखिए, सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाला चीज आप समझ लीजिए कि हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम कम्युनिटीज में रहते हैं लॉन्ग टाइम से, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हम साथ में रहते हैं। तो जब इतने सारे लोग साथ में रहते हैं तो डेफिनेटली डिसएग्रीमेंट्स, डिसऑर्डर होना ही है, और साथ ही साथ कुछ रूल्स नेसेसरी बन जाते हैं ऑर्डर एंड हार्मनी के लिए। तो अभी देखिए, कुछ रूल्स हमें सेट करना ही होगा। जैसे स्कूल, आपका जो स्कूल होता है तो क्लासेस का स्टार्ट होने का एक टाइमिंग होता है। अभी वो टाइमिंग अगर सेट नहीं होता तो कुछ लोग लेट से 8 बजे आ रहे होते, कुछ 9 बजे, कुछ 10 बजे, कुछ 11 बजे आ रहे होते। तो इससे क्या होता है, वो जो पूरा स्ट्रक्चर है ऑर्डरली नहीं चल पाता, सारे क्लासेस ऑर्डरली नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए क्या चाहिए, इसीलिए कुछ सिंपल रूल्स हमें चाहिए। अब ये रूल्स आप अपने घर में भी देखेंगे, कुछ सिंपल रूल्स। जैसे कोई आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि हाँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बोर्ड है उसमें हाथ नहीं देना है, उससे करंट के शॉक लग सकते हैं। तो ये एक छोटा मोटा आपका अंडरस्टैंडिंग या एक रूल है कि आपको पता है कि हाँ, उधर हाथ नहीं देना है। सिमिलरली स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए कुछ रूल्स होंगे, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म आपको पहन के जाना है। तो साथ ही साथ टीचर्स के लिए भी कुछ रूल्स होंगे कि हाँ, इस क्लास में इस पीरियड में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इस सेमिस्टर में या इस ईयर में ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक टीचर्स पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, हर जगह जहां पे आप देखेंगे कुछ कुछ रूल्स बने हुए हैं। जैसे ड्राइवर्स जब रोड्स पे गाड़ी चलाते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं जिन्हें उनके मानकर चलना पड़ता है। सिमिलरली कोई अगर कहीं पे जॉब कर रहा है, कहीं पे काम कर रहा है, तो उनके जो एम्प्लॉय, जो कंपनी ने उन्हें जॉब दिया है, उस कंपनी के कुछ सर्टेन सेट्स ऑफ रूल्स होंगे जो उन एम्प्लॉयर्स को मानने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमें देखा जा रहा है कि कुछ भी चीज को जिसे ऑर्डरली और हार्मनी से मेंटेन करना पड़ता है तो उसके लिए उसके एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हर किसी को मानने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो रूल्स होते हैं, अभी बेसिकली आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे शायद आपके दिमाग में कि ये रूल्स बनाते कौन है, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो इसके बारे में ही आपको बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, organizing the society's life with different sets of rules and ensuring that they are followed is called governance। तो यही जो रूल्स होते हैं कि जो सोसाइटी बहुत ही इजीली, बहुत स्मूथली, हार्मनी के साथ सोसाइटी जो चले, उसके कारण जो सेट्स ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, जो बॉडी उन रूल्स को बनाती है और जो एंश्योर करती है कि ये रूल्स फॉलो हो, इसी चीज को गवर्नेंस बोला जाता है। अभी गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को या फिर एक सिस्टम को बनाया गया है जो कि मेक श्योर करते हैं कि ये रूल्स बने और ये रूल्स सारे लोग फॉलो करें। तो जो इंडिविजुअल्स इन रूल्स को बनाते हैं और इन्हें मेक श्योर करते हैं कि लोग इनको फॉलो करें, उसे गवर्नमेंट बोला जाता है। वो सिस्टम को गवर्नमेंट बोला जाता है, और जो ये रूल्स हैं इनको लॉज बोला जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है। अभी यही सिंपल चीज यहाँ पे एक और आपको यही बोला गया है इन एग्जांपल्स के थ्रू में कि अगर कहीं पे रूल्स नहीं होंगे तो ये कितना केओटिक होगा। ये देखिए, रोड में ट्रैवल करना, और वहीं पे अगर रूल्स होंगे तो इवन दो थोड़ा टाइम आपको शायद ट्रैफिक में वेट करना पड़ सकता है, लेकिन हाँ, बहुत स्मूथली आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं जो ये गवर्नमेंट जो आपने सुना है, तो ये गवर्नमेंट कैसे बनते हैं, क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है। तो बेसिकली गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स मतलब 3 पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो ये गवर्नमेंट का 3 पार्ट्स मिलकर पूरे देश को चलाते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पे कुछ एक छोटा आपको एग्जांपल्स कुछ दिया गया है, जैसे क्यों हमें गवर्नमेंट जरूरी है ये यहाँ पे बोला गया है। जैसे पहले क्या होता था, अभी यहाँ पे 30 इयर्स एगो का एक एग्जांपल दिया गया है जब डिजिटली सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। तो वहां पे अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते थे तो आपको क्या करना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में जाके लाइन में खड़ा लगना पड़ता था। देखिए, ये आप लोगों को ये पता नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन पहले आपके पेरेंट्स को या पे स्पेशली आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनको अगर आप पूछेंगे तो उनसे आपको इस चीजें के बारे
बारे में पता चलेगा कि पहले लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने होते थे तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स को जाके शायद लाइन में लगना पड़ता था पोस्ट ऑफिस में, फिर पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर किया जाता था जिससे उनको एक फॉर्म फिल करना पड़ता था, फिर उससे वो लोग मनी ऑर्डर करके एक जगह से दूसरी जगह या फिर अपने रिलेटिव्स के घर या कहीं पे भी वो पैसे भेजा करते थे। वहीं पे जो लोग बिजनेस करते थे उनको अगर बिजनेस का पेमेंट करना पड़ता था तो वो क्या करते थे, वो बैंक्स में जाते थे, बैंक्स में जाके वो एक डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म फिल करते थे, फिर वो डिमांड ड्राफ्ट को वो बाई पोस्ट सेंड किया करते थे जिसको भी उन्हें पेमेंट करना है। तो ये कितना लॉन्गर टाइम टेकिंग है। तो इससे क्या हुआ, आज के जमाने में हमारे हर किसी के पास मोबाइल फोन्स है, मोबाइल फोन में हम यूपीआई के मदद से हम इजीली पेमेंट यहां से वहां हम लोग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो पेमेंट का सिस्टम इतना ऑनलाइन हो गया है, इससे क्या हुआ है, बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ गए हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, लोगों को उल्लू बना के या कुछ भी सिस्टम से वो लोग क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे चोरी कर लेते हैं। तो इन सारे क्रिमिनल्स को फाइट करने के लिए ये साइबर क्राइम बोला जाता है इसको। तो इस साइबर क्राइम को या इवन बस ये तो एक पार्ट है, इसको छोड़ के भी हमारे सोसाइटी में अगर कुछ ऐसे क्राइम या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, इनको हम लोग को अगर सिस्टम से निकालना हो या सुधारना हो तो उसके लिए जो चीज काम करती है वो है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट के मेन 3 स्ट्रक्चर है जो कि है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो अभी इन तीनों का 3 डिस्टिंक्ट काम होता है। तो सबसे पहला जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना। तो लेजिस्लेचर क्या करते हैं, ये ऑर्गन नए लॉज बनाती है। समटाइम्स ये क्या करते हैं, पुराने लॉज को अपडेट या फिर रिमूव भी करती है। तो ये पूरा लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है। अब सिर्फ लॉ बनाने से तो काम नहीं होगा, लॉ अगर एक बन गया उसे इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि लोग उस लॉ को मान रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव है ये जिम्मेदार होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स करते हैं लॉ को, और एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं ये होता है कोई भी हेड ऑफ द स्टेट, या जैसे ओवरऑल इंडिया के या फिर कोई भी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट जो होगा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, या फिर कोई भी एक सर्टेन स्टेट का अगर कोई हेड है तो वो होगा चीफ मिनिस्टर। तो ये लोग क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और लास्ट में जो जुडिशियरी का सिस्टम है वो क्या करते हैं, अगर किसी ने इन लॉज को ब्रेक किया तो उनको जो पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो फाइन वो देंगे, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है जुडिशियरी। तो 3 चीजें आपको मेन समझ में आ गई है कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर लॉज को बनाती है, जो एग्जीक्यूटिव है वो इन लॉज को इंप्लीमेंट करती है, और किसी ने अगर इन लॉज को ब्रेक किया तो उसको पनिशमेंट देने का काम जुडिशियरी करती है, या फिर उसे सुधारने का भी वो जुडिशियरी करती है। ठीक है, तो ये जो 3 स्ट्रक्चर है गवर्नेंस के, इन 3 स्ट्रक्चर को बोला गया है सेपरेशन ऑफ पावर। तो बेसिकली क्या करते हैं, देखिए, in any good system of governments these 3 organs must be kept separate although they interact with each other and work together. This separation is called separation of power. अभी देखिए ये दोनों क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ ये तीनों इंटरैक्ट करके काम करते हैं, लेकिन इनका जो काम करने का जो एरिया है ये अलग अलग है। ये अपने एरिया में ही ये काम करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि अपना जो काम है वो सही से हो। तो इससे क्या होता है, इससे जो ये हर एक ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, ये चेक्स एंड बैलेंसेस में रहते हैं। जैसे लेजिस्लेचर अगर लॉ नहीं बनाएगा तो एग्जीक्यूटिव ऑब्वियसली उस लॉ को वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। और अगर मान लीजिए लेजिस्लेटर ने लॉ बना भी दिया, अभी लॉ सही से बना है नहीं बना है वो चीज को चेक करने का काम जुडिशियरी करती है। और कभी अगर जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव ने सपोज सही से काम नहीं किया तो वो लॉ में चेंज लाने का काम लेजिस्लेचर करते हैं। तो ये बेसिकली एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अब हमने देख लिया ऑर्गन्स, तो ये याद रखिए कि ये ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नेंस है, ये हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या सिस्टम होता है। तो देखिए गवर्नमेंट का मेन काम होता है वो लॉज को एग्जीक्यूट करना, लॉज को बनाना भी एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो लॉज बनाती है और एग्जीक्यूट भी करती है। तो यहां पे मेनली हम देखेंगे जो गवर्नमेंट है, एनी गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 2 लेवल्स एट लीस्ट। तो गवर्नमेंट क्या ये 2 लेवल पर ये ऑपरेट करती है। तो क्या होता है, लोकल और नेशनल। तो देखिए मैक्सिमम क्या होता है, नेशनली एक गवर्नमेंट रहता है और लोकली एक छोटा सा गवर्नमेंट रहता है। लेकिन इंडिया में हम लोग 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, 3 टियर। एक होता है नेशनल, एक होता है स्टेट का, और एक आपके अपने एरिया के म्यूनिसिपैलिटी का एक गवर्नमेंट हो गया, मतलब गवर्नमेंट सिस्टम हो गया, या तो पंचायत हो गया। तो हम 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग काम करते हैं। अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि 3 लेवल का हमें क्या जरूरत है।
तो देखिए इसका जरूरत क्या है, इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है। लेट्स से आपके घर में एक बल्ब आपका फ्यूज हो गया या फिर वो लाइट नहीं जल रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने घर में आप अपने पेरेंट्स को बोलेंगे, आपके फादर या मदर आके वो क्या करेंगे, वो चेक करे कि हाँ आपका स्विच सही से आपने ऑन किया ऑफ किया है या नहीं, या उस बल्ब को चेंज करके देखेंगे कि उस बल्ब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो गया लोकली आपके घर के अंदर, ये आपने देख लिया। अभी जब आपके घर के अंदर लोकली आपने ये बल्ब चेंज करके ये सब करके देख लिया कि नहीं फिर भी लाइट नहीं जल रहा है, तब आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। इलेक्ट्रिशियन आके चेक करेगा स्विच बोर्ड के अंदर आपके मेन स्विच में कि वहां पे कुछ गड़बड़ी है या नहीं है। अगर वहां पे गड़बड़ी मिल गया तो इलेक्ट्रिशियन ठीक कर देगा। अगर गड़बड़ी नहीं मिला तो इसका मतलब इलेक्ट्रिशियन क्या बोला कि हाँ ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनके तरफ से शायद कुछ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो फिर आप जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास, वहां पे जाके आप कंप्लेन रेज करेंगे। तो बेसिकली ये जो आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप जा रहे हैं, यही एक टाइप ऑफ गवर्नेंस का सिस्टम है। गवर्नमेंट का ये एक टाइप ऑफ है, ठीक है। पहले आप घर में आपने देखा, फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसके बाद आपने स्टेट मशीनरी पर आप चले गए। आप डायरेक्टली आपके घर में बल्ब नहीं जल रहा है, इसीलिए आप डायरेक्टली स्टेट को जाके जो आपका वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको जाके कंप्लेन किंतु आप नहीं कर रहे हैं, आप ये स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बहुत बढ़िया पिरामिड से आपको ये समझाया गया है। जो सबसे नीचे लेवल पे होता है वो है लोकल गवर्नमेंट, ये एट टाउन और विलेज लेवल में होता है। और यही लोग, ये जो नीचे लोकल गवर्नमेंट, ये लोग आप लोगों के साथ बहुत ही टच में रहते हैं, आप लोग इजीली इनको एक्सेस कर सकेंगे। उसके बाद स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट रहते हैं, ठीक है। तो अभी इंडिया में हम क्या करते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट्स में भी हम क्या करते हैं, वी हैव लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। अभी ये जो हम इंडिया में ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं, इसका भी एक एग्जांपल यहां पे दिया गया है। तो देखिए मान लीजिए ऐसा हुआ कि सपोज एक जगह में कहीं पे हैवी रेन हो गया, तो वहां पे थोड़ा फ्लड लाइक सिचुएशन हो गया। अगर वो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में या एक छोटा विलेज में या एक एरिया तक सीमित है, तो वहां का जो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस है या फिर वहां का जो भी विलेज पंचायत हो गए, वो पहले जाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि वहां पे जाके जो भी प्रॉब्लम्स है इन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करे। अगर मान लीजिए वो एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, एक पर्टिकुलर बहुत बड़े एरिया, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट 3-4 डिस्ट्रिक्ट में फैल गया है या फिर 8-10 विलेजेस में फैल गया है, तब ये तो एक म्यूनिसिपैलिटी के अंदर तो ये आएगा नहीं। तो एक म्यूनिसिपैलिटी का इसको सोल्यूशन करने का शायद कैपेसिटी नहीं भी हो सकता है। तो उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट्स आएंगी, वो अपने पुलिस को भेजेंगी या फायर फाइटर्स को वो और भेजेंगी, जिससे ये क्या किया जा सके, ये सिचुएशन कंट्रोल में किया जा सके। अभी लेट से क्या हुआ, ये जो सिचुएशन है बहुत बड़ी मात्रा में फ्लड्स आ गई है, पूरे स्टेट में फ्लड्स आ गई है। तो उस टाइम में क्या होता है कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी और हेल्प चाहिए होता है। तो तब क्या करते हैं, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट तब जो भी हेल्प प्रोवाइड करती है, जब ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वास्ट एरिया में फैल जाता है, तो वो आर्मीज को भेजती है, डॉक्टर्स को भेजती है, फूड सप्लाईज को, और इस तरीके से बहुत सारी मदद वो भेजती है। तो इसीलिए हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये एक टेबल में आपको मेनली जो हमारे 2 टियर जो है गवर्नमेंट के, जो स्टेट लेवल और ऑल इंडिया लेवल मतलब नेशनल लेवल में, उनमें जो ये 3 ऑर्गन्स है जो हमारे स्टेट्स के, ये तीनों ऑर्गन्स के हेड जो भी होता है उनके बारे में यहां पे बोला गया है। तो जुडिशियरी का जो स्टेट लेवल पर जो हेड होते हैं वो होता है हाई कोर्ट, और ऑल इंडिया लेवल मतलब नेशनल लेवल पर वो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सिमिलरली लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे हम उसे विधानसभा बोलते हैं या फिर विधान परिषद भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है 1 स्टेट असेंबली, और नेशनल लेवल पर 2 हाउसेस होते हैं जो कि है लोकसभा एंड राज्यसभा, जो लॉज बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एग्जीक्यूटिव। अभी एग्जीक्यूटिव स्टेट लेवल पर होता है गवर्नर, होता है नॉमिनल हेड, और चीफ मिनिस्टर होता है एग्जीक्यूटिव हेड। अभी आपको यह भी डाउट हो सकता है कि 2-2 हेड्स कैसे हो गए हैं। तो देखिए जैसे इसको एक सिंपल तरीके से समझने के लिए, अभी आप सोच रहे हैं कि आपके घर में लेट से आपके फादर अर्निंग मेंबर है, वो जॉब करते हैं या कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो अर्न करते हैं। आपके ग्रैंडफादर, लेट से ग्रैंडफादर अभी वो शायद जॉब करते नहीं है, वो रिटायर्ड पर्सन है, या फिर वो बिजनेस में भी उतना एक्टिवली नहीं है, वो नॉर्मली मतलब सुपरवाइज करते हैं।
तो आपके ग्रैंडफादर, इवन दो अगर आपके घर में कोई इनविटेशन के लिए आया तो सबसे जो बड़े है वो आपके ग्रैंडफादर है, तो आपके ग्रैंडफादर को पहले इनविटेशन दिया जाएगा। तो आपके ग्रैंडफादर हो गए नॉमिनल हेड, और आपके फादर वो अर्न करते हैं, वो आपके फैमिली का खर्चा जो भी है वो चलाते हैं, तो आपके फादर हो गए एग्जीक्यूटिव हेड। तो यही सिस्टम है यहाँ पे नॉमिनल हेड और एग्जीक्यूटिव हेड का। तो स्टेट में नॉमिनल हेड होता है गवर्नर और एग्जीक्यूटिव हेड होता है चीफ मिनिस्टर। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नॉमिनल हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और उनके अंडर बहुत सारे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग तरीके से स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सेपरेट, मतलब ये इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में रहती है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, ये सारे नेशनल लेवल पे उनके हाथ में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये 11th प्रेसिडेंट भी थे हमारे इंडिया के, उनके बारे में कुछ यहां पे चीजें आपको दी गई है। आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं, तो इनके बारे में बहुत अच्छी चीजें आपको जानने को मिलेगा। अभी नेक्स्ट आ जाता है हम डेमोक्रेसी क्या चीज है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो आपने कभी ना कभी ये चीज सुना होगा, डेमोक्रेसी वर्ड आपने कभी ना कभी सुना होगा, या फिर आपने कभी ये हमने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो ये बेसिकली होता क्या है? तो देखिए, डेमोक्रेसी दो वर्ड से बनके बना है, ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटोस, दैट इज पीपल एंड रूल। तो इसका मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे गवर्नमेंट में तो कुछ लोग वहां पे बैठ के वो डिसीजन लेते हैं हमारे बिहाफ में, तो हम कैसे रूल कर रहे हैं? तो इसको समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है आपके स्कूल का। तो लेट्स से आपके स्कूल में, या फिर आप क्लास 6 में, तो अभी आपके क्लास में कुछ चीजों की, लेट्स से कहीं पे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी मान लू, टेबल्स एंड चेयर्स कम हो रहे हैं, या फिर टेबल्स एंड चेयर्स को रिपेयर करने की जरूरत है लेट्स से। तो अभी सारे आप स्टूडेंट्स मिलकर तो प्रिंसिपल के पास नहीं जाएंगे कि आपको टेबल्स एंड चेयर्स रिपेयर करने हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके ही क्लास में आप चूज करेंगे, या फिर आपके टीचर के हेल्प से आप एक क्लास मॉनिटर को चूज करेंगे। फिर वो क्लास मॉनिटर का काम होगा वो जो आपको चाहिए, या आपके क्लास को जो टेबल्स एंड चेयर्स की जरूरत है, इस चीज को जाके वो बताएंगे प्रिंसिपल सर को। तो ये जो क्लास मॉनिटर को किसने चूज किया? आपने चूज किया। और ये किसके बिहाफ में जाके बात कर रहा है? आप सबके बिहाफ में। तो ये सिस्टम हो जाता है, ये जो है क्लास मॉनिटर आपका रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये सिस्टम बन जाता है डेमोक्रेसी का। आप सबने मिलके आपका एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया, और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके आपकी बात रख रहा है आपके प्रिंसिपल के सामने। तो ये तो हमने स्कूल लेवल पर देख लिया। अभी क्या होता है, स्टेट लेवल पर इन रिप्रेजेंटेटिव को बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज MLA। और जो हमारे सेंट्रल लेवल में इनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज MP। तो ये क्या करते हैं, ये हाउसेस में जाते हैं, MLA जाते हैं, अपने रेस्पेक्टिव जो विधानसभा होते हैं उनमें जाते हैं, जाके वो डिस्कशन करते हैं, करके वो रूल्स बनाते हैं। और जो MP होते हैं वो जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, वहां पे डिस्कशंस करके वो रूल्स बनाते हैं। ठीक है, सो लाइक एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी, इंडिया इज ऑल्सो ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इंडिया भी एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और जस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही नहीं, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमारा डेमोक्रेसी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो अभी इसमें भी डेमोक्रेसी के भी क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी क्लास का एग्जांपल दिया कि आपने क्या किया, आपने एक रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली सबने चूज किया और फिर वो जाके आपके बात बोल के आए। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्टली। अभी क्या होता है कि जो ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव या फिर क्लास मॉनिटर है, अभी ऐसा तो नहीं कि क्लास मॉनिटर आपने सबने मिलके एक ही पर्सन को चूज किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 3 जन क्लास मॉनिटर बनना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सारे सब लोग मिलके तो एक पर्सन को सिलेक्ट शायद भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोगों को कैंडिडेट A पसंद आएगा, बहुत लोगों को शायद कैंडिडेट B पसंद आएगा, बहुत लोगों को शायद C पसंद आएगा। तब क्या करेंगे, तब आप क्लास के सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप चूज करेंगे, आप वोट करेंगे। आप क्या बोलेंगे, जितने लोग कैंडिडेट A के फेवर में हैं वो लिखा जाएगा। वो लेट से अपना हाथ रेस करेंगे, तो लेट से टीचर ने कहीं पे भी वो मेंशन कर दे कि लेट से 10 लोगों ने कैंडिडेट A के लिए वोट किया है। सिमिलरली कैंडिडेट B के लिए लेट से 15 लोगों ने वोट किया है, और कैंडिडेट C के लिए लेट से 20 लोगों ने वोट किया है। तो अभी जिस कैंडिडेट के लिए सबसे ज्यादा वोट्स आए हैं,
तो उस कैंडिडेट को चूज किया जाएगा। अभी यह भी हो सकता है कि आपने शायद कैंडिडेट ए को चूज किया हो, पर क्योंकि ज्यादा लोगों ने कैंडिडेट सी को चूज किया है तो कैंडिडेट सी को चूज किया जाएगा। तो वो जो कैंडिडेट सी है वो आपकी बात भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। यहां पे वोटिंग सिस्टम से हम जो भी जिसको मैक्सिमम वोट मिलते हैं उसको हम चूज करते हैं। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी का बेसिक मोटा मोटा स्ट्रक्चर है। तो द टर्म ग्रास रूट डेमोक्रेसी रिफर्स टू a system that enables and encourages the participation of ordinary citizen। तो यहां पे ये जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, जैसे आपने चूज किया, आपने वोट किया, तो इसको बोला जाता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी से क्या होता है, आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। आपने वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया, जिसको ज्यादा वोट मिले वो बन गया सारे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, और वो जाके आप सारे लोगों के बिहाफ में बात करेगा, रूल्स बनाएगा, जिससे आप सारे सोसाइटी का भला हो सके। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने यही तक सीखा है। ये जो इंडियन डेमोक्रेसी है इसके और भी फीचर्स हम अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।